ये कहानी शुरू होती है जब यूनाइटेड नेशंस के नेगोशिएटर एडवर्ड डगलस और उसके दो दोस्त जावा सी के बीच में एक छोटी सी नाव पर भटक रहे होते हैं। वो एक प्लेन क्रैश से बचे हैं और कई दिनों से समुद्र पर भटक रहे हैं। एक दिन तीनों दोस्तों में आखिरी पानी की बोतल के लिए झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि एडवर्ड के दोनों दोस्त अपने चाकू निकालते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, फिर समुद्र में गिर जाते हैं। उनका खून एक शार्क को अट्रैक्ट करता है जो उन्हें खा जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एडवर्ड अकेले पानी में भटकता रहता है, बिना खाने और पानी के, और मरने के कगार पर पहुंच जाता है। पर खुशकिस्मती से एक दिन एक गुजर रही नाव उसे बचा लेती है। उस नाव पर एक वेटरनेरियन डॉक्टर मॉन्टगोमरी एडवर्ड का इलाज करता है। कुछ दिनों बाद जब एडवर्ड थोड़ा रिकवर कर लेता है तो वो बोलने के काबिल हो जाता है, जहां सबसे पहले वो पूछता है कि वो कहां है, जिस पर मॉन्टगोमरी बताता है कि वो एक सी फेरिंग वेसल ओके पनारी पर है। एडवर्ड उठकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मॉन्टगोमरी उसे आराम करने को कहता है क्योंकि वो अभी भी डिहाइड्रेटेड है। वो ये भी बताता है कि नाव पर कोई रेडियो नहीं है, पर वो कैप्टन को पैसा देकर उसे त्योरे ले जाने का वादा करता है। लेकिन जब वो मॉन्टगोमरी के डेस्टिनेशन मोरोज आइलैंड पर पहुंचते हैं तो मॉन्टगोमरी उसे नाव पर रहने के बजाय आइलैंड पर आने की सलाह देता है, ये कहकर कि वहां रेडियो है। एडवर्ड के साथ मॉन्टगोमरी एक खरगोशों से भरे हुए पिंजरे के साथ उतरता है और अपने फार्म हाउस की तरफ जाता है। वहां वो खरगोशों को एक पेन में छोड़ता है, फिर एक खरगोश को उठाकर मार देता है और कहता है, ये पीटर है, पीटर अब मर गया, अब तुम पीटर को खाओगे। इसके बाद मॉन्टगोमरी एडवर्ड को मेन हाउस में ले जाता है और 1 मिनट के लिए माफी मांगकर वहां से चला जाता है। यहाँ एडवर्ड घर के अंदर सर्टिफिकेट्स देखता है जिसमें डॉक्टर मोरो का नाम होता है। वो जल्दी से पहचान लेता है कि डॉक्टर मोरो एक नोबेल प्राइज जीतने वाला जेनेटिसिस्ट है जो 17 साल पहले अपनी रिसर्च के लिए एक आइलैंड पर चला गया था। तभी एडवर्ड को म्यूजिक सुनाई देता है। उसके बाहर देखने पर वो एक लड़की को नाचते हुए देखता है तो उसका दिल उससे मिलने का करता है, तो वो उसके पास जाता है और उससे बात शुरू करता है। थोड़ी सी बात के बाद वो जान पाता है कि उस लड़की का नाम आयशा है और उसे उसके फादर डॉक्टर मोरो इस आइलैंड पर लेकर आए थे। पर इससे पहले कि वो और बात कर पाते, मॉन्टगोमरी वापस आ जाता है और एडवर्ड को आयशा से दूर ले जाता है। जिसके बाद मॉन्टगोमरी एडवर्ड को गेस्ट रूम में ले जाता है, जहाँ रास्ते में एडवर्ड डॉक्टर मोरो के बारे में बात शुरू करता है कि कैसे वो अपने एनिमल रिसर्च के ऑब्सेशन के बाद गायब हो गए थे। लेकिन मॉन्टगोमरी इस पर कुछ नहीं बोलता। आगे गेस्ट रूम में पहुंचते ही मॉन्टगोमरी दरवाजा लॉक कर देता है, ये कहकर कि ये एडवर्ड की ही सेफ्टी के लिए है। लेकिन रात होने पर एडवर्ड अपने पॉकेट नाइफ से दरवाजा खोल देता है और बाहर निकल जाता है और घर में भटकते हुए उसे एक अजीब सी रोने जैसी आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो आवाज के सोर्स तक जाता है। वो एक लेबोरेटरी फैसिलिटी में पहुंचता है जहां मेडिकल इक्विपमेंट, इंक्यूबेशन चेम्बर्स और लिक्विड से भरे सिलेंडर्स होते हैं जिनमें डेवलपिंग फीटसेस दिखते हैं। वो ये सब देखकर कंफ्यूज होता है पर आवाज का पीछा करता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो एक शॉक करने वाला नजारा देखता है जहाँ एक फीमेल ह्यूमन लामा म्यूटेंट बच्चा जन्म दे रही होती है और कई डॉक्टर्स उसकी डिलीवरी में मदद कर रहे होते हैं। तभी वहां अचानक एक मेल डॉक्टर उसकी प्रेजेंस नोटिस करता है और अपना फेस मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि वो भी एक ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड है, जिसे देखकर डर से एडवर्ड वहां से भाग जाता है पर हाइब्रिड्स उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद उसे आयशा मिलती है जो उसे आइलैंड से निकलने का रास्ता दिखाने का ऑफर देती है, पर ऐसा करने के लिए शर्त रखती है कि वो उसके फादर के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, जिस पर एडवर्ड अग्री करता है और वो उसे सी शोर की तरफ ले जाती है। लेकिन वहाँ म्यूटेंट गार्ड्स होते हैं जो उन्हें देख लेते हैं, जिनसे पकड़े जाने से बचने के लिए आयशा उसे जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाती है जहाँ बहुत से म्यूटेंट क्रीचर्स और एक म्यूटिलेटेड खरगोश का जिस्म दिखता है। रास्ते में उन्हें एक और म्यूटेंट मिलता है जो दूसरों से ज्यादा फ्रेंडली लगता है। वो अपना नाम सैसन बताता है और कहता है कि डॉक्टर मोरो ने उसे यहाँ डिजिमोन देखने के लिए रखा है। वो उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाता है जो म्यूटेंट्स का गांव निकलता है। वहाँ वो उन्हें एक बेसमेंट में ले जाता है जहाँ एक गोट ह्यूमन हाइब्रिड सेयर ऑफ द लॉ होता है। एडवर्ड उसके फिजिकल फीचर्स देखकर शॉक हो जाता है। उसके सर पर बड़े से कर्ल्ड और हाथों में हूव्स होते हैं। वो गांव का लीडर होता है और ये सिखाता है कि एनिमलिस्टिक होने के बजाय ह्यूमन बनने के लिए मैनर्स, रिस्ट्रेंट और डिसिप्लिन चाहिए। अभी एडवर्ड ये सब समझ ही रहा होता है कि डॉक्टर मोरो वहां आता है, जिसे म्यूटेंट्स फादर कहते हैं, और सब उसकी वर्शिप करते हैं। मॉन्टगोमरी भी उसके साथ होता है और एडवर्ड पर बंदूक तान देता है, जिससे वो डर जाता है। पर मोरो उसे डराना नहीं चाहता तो वो मॉन्टगोमरी से बंदूक छीनकर एडवर्ड को दे देता है। एडवर्ड पैनिक में बंदूक से हवा में गोली चला देता है, जिससे आसपास के क्रीचर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखकर मोरो एक रिमोट का बटन दबाता है और सबके एक्शंस कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि मोरो अपने हाइब्रिड्स को रिमोट कंट्रोल और एक इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट्स के जरिए कंट्रोल करता है जो उनके जन्म के वक्त उनकी स्किन के अंदर डाले जाते हैं। ये उसकी सिक्योरिटी का एक तरीका है।
मोरो फिर एडवर्ड को शांत करता है कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आगे एडवर्ड को वापस मेन हाउस में ले जाया जाता है, जहां मोरो उसे अपने 4 बच्चों से मिलाता है, वैग, एलो, एमलिंग और आयशा। वो अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि कैसे उसने ह्यूमन डीएनए को एनिमल्स में मिलाकर एक हायर बीइंग बनाने की कोशिश की जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बेशक अभी के बीस्ट फोक इम्परफेक्ट हैं, पर मोरो कहता है कि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के करीब हैं। पर यहाँ एडवर्ड उसके काम को अनएथिकल और इलीगल कहता है। बाद में एडवर्ड को मोरो और उसके बच्चों के साथ डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर के दौरान एलो अपने फादर को एक प्लेट देता है जिसमें हाफ ईटन खरगोश होता है। ये देखकर मोरो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो मीट खाने को स्ट्रिक्टली मना करता है। तभी आयशा म्यूटिलेटेड खरगोश का जिक्र करती है जो उसने पहले जंगल में देखा था और उसके मानना था कि ये एक लेपर्ड ह्यूमन हाइब्रिड लो माई ने किया है। ये सुनकर मोरो अगले दिन एक ट्रायल करने का फैसला करता है और एडवर्ड को भी वहां आने के लिए कहता है। लेकिन सुबह होने से पहले एडवर्ड एक नाव से आइलैंड से भागने की कोशिश करता है और उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ह्यूमनॉइड रैट्स नाव को घेर लेते हैं। जिसके बाद सीन ट्रायल पर शिफ्ट होता है जहां मोरो अपने सारे क्रीचर्स को बाहर जमा करता है और वो आइलैंड के लॉज याद दिलाकर कहता है कि किसी ने इन्हें तोड़ा है। यहाँ लो माई को लगता है कि वो पकड़ा गया है तो वो गुस्से में मोरो पर हमला करता है। मोरो अपने रिमोट से उसे कंट्रोल करता है पर लो माई फिर भी अटैक करता है। ये देखकर एलो उसे बंदूक से मार देता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं। मोरो एलो को उसके रैश एक्शन के लिए डांटता है और लो माई के लिए प्रॉपर फ्यूनरल अरेंज करने को कहता है। लो माई का जिस्म सबके सामने जलाया जाता है पर उसे तुरंत डिस्पोज नहीं किया जाता। थोड़ी देर बाद एक ह्यूमन हाइना अपने दोस्त के लिए शोक मनाने आता है। वो जली हुई लाश देखता है और उसके आर्म बोन में एक अजीब ऑब्जेक्ट देखता है जो था कंट्रोल इम्प्लांट। वो अपने जिस्म पर भी वैसा ही इम्प्लांट फील करता है और दर्द से चीखते हुए उसे निकाल देता है। ये रियलाइज करके वो कहता है अब और दर्द नहीं और दूसरे म्यूटेंट्स को भी ये बात बताने का फैसला करता है। अगले सीन में मॉन्टगोमरी को एक म्यूटेंट के अंदर कोई ड्रग इंजेक्ट करते हुए दिखाते हैं। एडवर्ड इस बारे में पूछता है तो मॉन्टगोमरी बताता है कि इम्प्लांट्स के अलावा म्यूटेंट्स को रेगुलर ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो रिग्रेस ना करें, पर यहाँ हाइना स्वाइन ड्रग लेने से मना कर देता है। जब मॉन्टगोमरी उसे समझाता है तो वो अपना निकाला हुआ इम्प्लांट दिखाता है जिससे मॉन्टगोमरी घबरा जाता है और वो दूसरे म्यूटेंट्स को हाइना स्वाइन का पीछा करने भेज देता है। वो जंगल में उसका पीछा करते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते। उसी शाम एडवर्ड एम लिंक की मदद से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर मॉन्टगोमरी उन्हें डिस्टर्ब करता है और रेडियो को सैबोटाज कर देता है। वो एडवर्ड से हाइना स्वाइन को ढूंढने में मदद मांगता है। इधर आयशा अपने फादर से मिलने जाती है क्योंकि उसे अपने फिजिकल रिग्रेशन की चिंता है। वो बताती है कि उसके डॉग टीथ नुकीले हो रहे हैं, नेल्स शार्प और आंखें अब बिल्ली जैसी लगती हैं। पर मोरो उसे कहता है कि वो वैसी ही सुंदर है और वो इसे लेकर ज्यादा चिंता ना करे। उसी रात हाइना स्वाइन और उसके दूसरे म्यूटेंट्स जो अब इम्प्लांट से फ्री हैं, मेन कंपाउंड में घुस जाते हैं और मोरो के लिविंग रूम में पहुंचते हैं। वहां वो मोरो से सवाल करते हैं कि वो फुल्ली ह्यूमन क्यों नहीं है। मोरो जो इम्प्लांट्स के निकलने के बारे में नहीं जानता उन्हें शांत करने की कोशिश करता है पर वे सभी गुस्सा हो जाते हैं और लॉ को रिजेक्ट कर देते हैं। मोरो अपना रिमोट बार बार दबाता है पर कोई असर नहीं होता। हाइना स्वाइन उससे निकाला हुआ चिप दिखाता है और फिर सब उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। एडवर्ड ये सब दूर से देखता है और गोली चलाता है जिससे ग्रुप भाग जाता है। इसके बाद मोरो का जिस्म जला दिया जाता है। उसकी बच्ची आयशा रोती है पर एजालो अपने पिता को इस इमोशनल मोमेंट में बेवकूफ कहता है। इधर एडवर्ड आयशा को तसल्ली देता है। आयशा उससे बताती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो रही है और लैब से सीरम लेने के लिए मदद मांगती है। इधर एजेलो मॉन्टगोमरी की बंदूक चुरा लेता है और हाइना स्वाइन के ग्रुप के साथ मिल जाता है जो आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान बना रहे होते हैं। वो पहले आइलैंड की एक नाव को आग लगा देते हैं ताकि कोई भाग न सके। एजेलो उन्हें आइलैंड के आर्मरी सेक्शन में ले जाता है इस शर्त पर कि वे उसका इम्प्लांट निकाल देंगे। दूसरी तरफ एडवर्ड लैब में जाता है पर वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। ये सब मॉन्टगोमरी ने किया था जो पागल हो चुका था। एडवर्ड उससे सीरम मांगता है पर मॉन्टगोमरी कहता है कि उसने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद एडवर्ड अकेला लैब में देखता है और एक फाइल में अपना नाम देखता है। उसे पता चलता है कि मोरो उसके डीएनए का यूज करके आयशा के रिग्रेशन को परमानेंटली रोकने का प्लान बना रहा था। इधर पागल मॉन्टगोमरी मोरो के थ्रोन पर बैठकर अपने आप को किंग कहता है और म्यूटेंट्स में हेडोनिज्म यानी सुख भोगना इसे प्रमोट करता है। तभी अजेलो आता है और मॉन्टगोमरी को गोली मार देता है। हाइना स्वाइन का ग्रुप भी वहां पहुंचता है और म्यूटेंट्स को हॉस्टेज बना लेता है। इधर लैब में आयशा एडवर्ड से मिलती है। एडवर्ड उससे मोरो के अल्टीमेट गोल के बारे में बताता है पर तभी अजेलो और उसका गैंग वहां आता है। वो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और अजेलो आयशा को पीटकर उसे रोप से लटका देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
फिर वो एडवर्ड को हाइना स्वाइन के पास ले जाता है, जो अजेलो की तारीफ करता है, पर अनएक्सपेक्टेडली उसे भी गोली मार देता है क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। इसके बाद हाइना स्वाइन एडवर्ड को फोर्स करता है कि वो उसे आइलैंड का नया गॉड माने, और टॉर्चर के बीच एडवर्ड उसे एक आइडिया देता है। वो हाइना स्वाइन को कहता है कि वो अपने गैंग के सब मेंबर्स को मारकर यहाँ का नंबर 1 गॉड बन सकता है, और ये बात हाइना स्वाइन आसानी से मान जाता है और अपने सपोर्टर्स को गोली मार देता है। पर जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है, एम लिंग एक एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है, जिससे हाइना स्वाइन की बंदूक गिर जाती है, और एडवर्ड जल्दी से बंदूक उठाता है और हाइना स्वाइन पर तान देता है। अपने आप को अकेला और कमजोर देखकर हाइना स्वाइन जलते हुए बिल्डिंग में भाग जाता है और वहां खुद को जलाकर मर जाता है। मुसीबत खत्म होने के बाद एडवर्ड एक मेकशिफ्ट राफ्ट बनाकर आइलैंड छोड़ने की तैयारी करता है। सेयर ऑफ द लॉ, सैसन और कुछ पीसफुल म्यूटेंट्स उसके साथ आ जाते हैं, जहां सेयर कहता है कि वो कोई प्रोफेशनल नहीं चाहते, वो बस अपने नेचुरल स्टेट में वापस जाना चाहते हैं और मोरो के काम को खत्म करना चाहते हैं। आखिरी सीन में हमें ह्यूमन वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जहां एडवर्ड सोचता है कि असली जानवर तो इंसान हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।